मैं सोनी किरकिट्टा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सिमडेगा की शिक्षिका हूँ। आज हम लोग कक्षा 10वीं के अंतर्गत विषय भूगोल के अध्याय पहला संसाधन एवं विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे संसाधन है क्या या संसाधन किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के बारे में। संसाधन प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी या तकनीकी का उपयोग किया जाता है वह संसाधन कहलाती है। अर्थात हमारे आसपास की कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और जिसका हम उपयोग करते हैं और जिसको बनाने के लिए कोई तकनीकी या प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, संसाधन कहलाती है। यहाँ प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इतना पढ़ने के बाद हम आगे पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति का आधार, दूसरा है समाप्यता का आधार, तीसरा है स्वामित्व का आधार और चौथा है विकास के स्तर का आधार। तो पहला है उत्पत्ति का आधार। उत्पत्ति का अर्थ होता है कैसे या कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। तो इसके अंतर्गत वे संसाधन आते हैं। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन के अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे और जंतु। पेड़ पौधे और जंतु में जीवन पाया जाता है। दूसरा है अजैव संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे मिट्टी, वायु और जल। दूसरा पॉइंट है समाप्यता का आधार। समाप्यता का अर्थ होता है समाप्त होने के कगार पर। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के संसाधन आते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। पहला नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जो पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे वायु, जल और पौधे। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं अर्थात समाप्त होने के कगार पर हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस कहने का मतलब है CNG और LPG। अर्थात अगर हम अपनी आवश्यकताओं से अधिक या लगातार इन जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का उपयोग करेंगे तो भविष्य में इसके भंडार निश्चय ही समाप्त हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है स्वामित्व का आधार। स्वामित्व का अर्थ होता है मालिकाना हक अर्थात स्वयं मालिक होना। तो इसके अंतर्गत भी 4 पॉइंट हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन ऐसा संसाधन जिसमें सिर्फ आपका अधिकार हो, जैसे कार, घर और भूमि। कार, घर और भूमि में सिर्फ स्वयं का अधिकार होता है। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। इसका अर्थ होता है जो समूह में हो, वैसे संसाधन जिसमें सभी व्यक्तियों का अधिकार हो, जैसे स्कूल, बस स्टेशन, अस्पताल, प्लेटफॉर्म, सार्वजनिक पार्क, खेल का मैदान और तालाब इत्यादि। अर्थात इनमें निजी अधिकार नहीं होता है बल्कि समुदाय के सभी सदस्यों का अधिकार होता है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय संसाधन। ये संसाधन पूरे देश की संपत्ति है, जैसे सड़कें, नहरें, रेल लाइनें, खनिज तथा जल संसाधन और वन संसाधन। अर्थात इन संसाधनों पर किसी व्यक्ति का नहीं, किसी समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे देश का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को इनका उपयोग करने के लिए नहीं रोका जा सकता है। चौथा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में हम लोग उदाहरण लिए हैं महासागर का। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिन पर
पूरे विश्व का अधिकार होता है, जैसे महासागर। समुद्र तटीय सीमा से 200 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में जो भी चीज़ मिलेगी उस पर उस देश का अधिकार होगा। जैसे हिंद महासागर पर 200 किलोमीटर के अंदर कुछ चीज़ें प्राप्त होंगी तो उस पर भारत देश का अधिकार होगा। अब चौथा पॉइंट है विकास के स्तर के आधार पर। विकास का अर्थ होता है विकसित या अविकसित है। तो इसके अंतर्गत भी 4 संसाधन आते हैं। पहला है संभावी संसाधन। इसका अर्थ होता है जिसकी संभावना है, जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। अगर इसको विकसित किया जाए तो इसका इस्तेमाल हम बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। दूसरा है विकसित संसाधन। इसके अंतर्गत खाने और बांध आते हैं। खान मतलब सोने की खान, कोयले की खान, तांबे की खान, लोहे की खान। इन सब खानों को पूर्ण रूप से विकसित किया गया है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। बांध को भी पूर्ण रूप से विकसित किया गया है। बांध में बिजली उत्पन्न किया जाता है। इसका उपयोग नहरों के लिए, सिंचाई के लिए तथा मछली पालन के लिए भी किया जाता है। तीसरा पॉइंट है भंडार। ऐसे संसाधन जिसका भंडार मौजूद हो, जैसे जल यानी पानी। ऐसे संसाधन हैं जो पूरे समुद्र में भारी मात्रा में उपस्थित हैं, जिसका उपयोग अगर पूरा संसार मिल के भी करे तो शायद ही ये समाप्त होगा। और चौथा संसाधन है संचित कोष। संचित मतलब होता है इकट्ठा करना, जो पहले से ही जमा करके रखा गया है, जैसे वन, बांध और जल। इन तीनों संसाधनों को पहले से ही इकट्ठा करके रखा गया है। ये तीनों संसाधन सरकार की संपत्ति है। इसमें किसी व्यक्ति का निजी अधिकार नहीं होता है। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम संसाधन के विकास के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।